जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। दोस्तों, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, मास्टर स्ट्रोक ऑफ मोदी टू काउंटर चाइना। चाइना को काउंटर करने के लिए मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है और मेरा ऐसा मानना है कि ये एक काफ़ी ज़्यादा सोचा समझा कदम है, जिसके अंदर मोदी जी जो है वो चाइना को जिस तरीके से घेरने की कोशिश कर रही है या चाइना इंडिया को घेरने की जिस तरीके से कोशिश कर रहा है, उसका एक बहुत ही अच्छा, जो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं उसमें से एक सॉल्यूशन निकाला गया है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? दोस्तों, कभी सोचा, एक छोटी सी बात सोचकर देखिए, यहां आपको हिंदी या अपनी कोई भाषा नजर आ रही है? आप इंटरनेट पर उठाकर देखिए, क्या आपको कोई भाषा नजर आती है? अपनी भाषा नजर आती है। सबसे ज्यादा कौन सी भाषा नजर आ रही है? इंग्लिश। दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में समझी जाने वाली और बोली जाने वाली भाषा अगर कौन सी है? इंग्लिश। अगर आप उसके बाद देखेंगे तो फ्रेंच है। तीसरी जगह, तीसरे नंबर पे वो भाषाएं हैं जो सिंगल पॉपुलेशन या पॉपुलेशन सिंगल कंट्री में बोलती है, चाहे मैंडेरिन हो गई चाहे हिंदी हो गई। लेकिन आप इस चीज को समझिए, वास्तव में ब्रिटेन की जो भाषा इंग्लिश है वो पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में बोली और समझी जाती है। उसमें एक पार्ट क्या है? उनका कल्चरल और रिलीजियस कंक्वेस्ट। दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों में सबसे ज़्यादा देश कौन से? क्रिश्चियंस। दूसरे नंबर पे कौन से? इस्लाम को मानने वाले। बाकी तीसरे नंबर पे बुद्धिज्म को मानने वाले हैं। लेकिन ये दो देश जो हैं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, अगर आप इन्हें मोटे तौर पर देखेंगे तो इस्लाम को मानने वाले देशों का एक संगठन OIC, ये OIC 56-57 देशों का संगठन इस वजह से बन पाया है क्योंकि OIC के अंदर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, मतलब जो इन देशों में धर्म है वो है इस्लाम, और इस्लाम के नाम पर जिस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी गई है, इस्लाम को फैलाने के लिए जो एफर्ट किया गया, उसी का नतीजा है कि एक दो नहीं 57 देश खड़े हुए एक पर्टिकुलर उसके। ये क्या है? कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। ब्रिटिशर्स ने इस ईसाइयत को फैलाया, यूरोपियंस ने ईसाइयत को फैलाया। दुनिया में लगभग 100 से ज़्यादा देश ईसाइयों को मानने वाले हैं, ईसाइयत को मानने वाले हैं, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हैं। 100 या 120 कुछ फिगर है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। लेकिन वहां रिलीजन को टूल बनाकर अपना दबदबा एस्टेब्लिश किया गया। तो सबसे पहले वहां के लोगों को सिखाया गया कि क्रिश्चियनिटी क्या है, यानी रिलीजन क्या है। दूसरी तरफ उन्होंने रिलीजन के कंधे के ऊपर कहीं ना कहीं कल्चर को एस्टेब्लिश कर दिया और ये कहा कि भैया अगर आप ये धर्म मान रहे हो तो कोट पैंट टाई सूट बूट हैट वैट जो भी है वो लगाना पड़ेगा, जो ईसा मसीह खाते थे वो खाना पड़ेगा, या उनके आसपास के जो लोग हैं वो जो खाते थे वो खाना पड़ेगा। नतीजा, रिलीजन के बाद कल्चरल जो था, ये दोनों एक तरीके की कॉन्क्वेस्ट है, एक तरीके की ये विजय है। और इसका असर दुनिया में आज भी देखा जा सकता है कि यूरोपियन कंट्रीज के दबदबे को मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मिट नहीं रहा, क्योंकि ये जो भाषा वो हम और आपको समझा के गए हैं, उस भाषा की वजह से हम ज़्यादातर जो न्यूज़ चैनल्स अगर इंटरनेशनल मीडिया के भी देखते हैं तो वो इंग्लिश या यूरोपियन लैंग्वेजेस के देखते हैं। जो हम बातें भी सुनते हैं तो वो इंग्लिश या यूरोपियन सेक्शंस के सुनते हैं। यानी रशिया की क्या गलती है या रशिया क्या कह रहा है, उसका ट्रांसलेटेड वर्जन हमें गलती से मिल जाए सो मिल जाए, वरना हमें मिलता नहीं है। हमें पता ही नहीं कि रशिया क्या कह रहा है। आज तक आप लोगों ने पुतिन को जो कहते हुए सुना होगा और जो कहते हुए सुना होगा उसका मतलब नहीं समझ में आया होगा जब तक कि नीचे की ट्रांसलेशन ना पढ़ लें। यानी वो हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। नतीजा उसका क्या कि अमेरिका जितना मर्जी उल्टे सीधे काम कर रहा है, दुनिया कहीं ना कहीं आज भी अमेरिका की बातें सुन पा रही है। और अमेरिका क्योंकि वो भाषा बोल रहा है जो दुनिया के ज़्यादातर देश बोल रहे हैं, तो इसी भाषा की वजह से मामला ये हुआ है कि अमेरिका जो है वो अपनी बात ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से दुनिया तक पहुंचा पा रहा है। और क्योंकि अपनी बात ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से पहुंचा पा रहा है, इस वजह से रशिया कहीं ना कहीं दबा हुआ महसूस कर रहा है। रशिया दबा हुआ महसूस इसीलिए कर रहा है ना, उसके पीछे का रीज़न ही है, सबसे बड़ा एकमात्र रीज़न यही है रशिया का कि भैया रशिया को समझ में ही नहीं आ रहा, या रशिया के पास वो टूल्स ही नहीं है, वो लैंग्वेज नहीं है, वो कल्चर नहीं है, जिसकी वजह से हॉलीवुड जो है, मतलब अमेरिका या अमेरिका के देशों को या अमेरिका के दोस्तों को किसी तरीके से काउंटर किया जा सके। इंग्लिश लैंग्वेज
धर्म, क्रिश्चियनिटी। अब रशिया के मामले में क्रिश्चियनिटी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप किसी इस्लामिक वर्ल्ड से लड़ने की तैयारी कर लोगी तो सऊदी अरेबिया का जो इस दुनिया के अंदर फैलाव हुआ, सोच कर देखिए, सऊदी अरेबिया इस दुनिया के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाए रखता है। सऊदी अरेबिया लीडर बना हुआ है 57 देश जो OIC ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के हैं उसके ऊपर। और सोच कर देखिए, पाकिस्तान जैसा जलील देश, पाकिस्तान जैसा एक घटिया देश, वो भी इंडिया के ऊपर लगभग 50-60 साल तक दबाव बनाए रखने में कामयाब रहा। किस लिए? OIC के दम पर। पाकिस्तान ने अमेरिका को कैश किया पैसे और अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के दम पर। सऊदी अरेबिया से लेकर 56 इस्लामिक देशों को अपने पीछे हमेशा खड़ा रखता था। किसके दम पर? हमेशा और हमेशा इस्लाम के दम पर। सोच कर देखिए, धर्म का इस्तेमाल किया जाता है इन देशों के द्वारा अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब सोच कर देखिए, ये पॉलिटिकल डोमिनेंस इंडिया के अंदर सऊदी अरेबिया का कितना है कि यहां पर नुपुर शर्मा एक सवाल का जवाब देती है। भाई सही है गलत है वो तो नसीरुद्दीन शाह ने भी मान लिया कि हदीस में मेंशन्ड है। वो एक सवाल का जवाब देती है। वो तस्लीम रहमानी नाम का एक घटिया इंसान था, उसने जिस तरीके से बाबा भोलेनाथ की वो बेइज्जती करी, उसके जवाब में सवालिया फॉर्म में नूपुर शर्मा ने कहा, और उसका बवाल कतर से लेकर पाकिस्तान से लेकर दुनिया के अंदर जितना भी इस्लामिक देश थे वो सारे के सारे टूट पड़े कि तुमने इस्लाम का अपमान किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। नतीजा उसका ये कि इंडिया के अंदर जो 20 करोड़ की पॉपुलेशन नूपुर शर्मा से नाराज थी, उन सबको बाहर के देशों ने एक सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। खासकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ने एक सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। आप समझ ही नहीं पाए हुआ क्या हुआ। ये कि जो 20 करोड़ बंदा था उसको समझ में आ गया कि हमारा एक भाई इन 56 देशों के अंदर बैठा हुआ है। कल को अगर इंडिया के अंदर ये जो हिंदू पॉपुलेशन है यहाँ ये किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करती है, सही या गलत, वो बात की बात है। हमारे वो भाई खड़े हुए हैं, सोच कर देखिए। और एक अदने से देश कतर ने इस्लाम का सहारा लेके हिंदुस्तान की एक बड़ी जनसंख्या को अपने फेवर में कर लिया 1 सेकंड में। बात थी ही नहीं। एक बवाल, वो कौन सा था, जुबैर खान टाइप का, उसने बवाल जानबूझकर बनाया और खड़ा कर दिया मामला। इंडिया को अंदर से कमज़ोर किया, डिवाइड कर दिया। पूरी एक कई देशों की पॉपुलेशन के बराबर एक कंट्री को डिवाइड करके रख दिया। एक बड़े देश की पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन को एक साइड में ले जाके खड़ा हो गया और इंडिया प्रेशर में आ गया। सोच कर देखिए, बीजेपी सरकार जो किसी का कहना नहीं मानती वो प्रेशर में आ जाए और नूपुर शर्मा को तुरंत बाहर कर दे, और आज वो जान बचाते फिर रही है। सोच के देखो यार, ये कल्चरल कॉन्क्वेस्ट है। क्यों ये इस्लामिक आक्रमणकारी भारत में आके या दुनिया के किसी भी देश में आके जानबूझ के गर्दनें काट के जजिया लगा के, तीर्थ यात्रा कर लगा के, कैसे भी करके जबरदस्ती आग लगा के, जला के, मार के, काट के, किसी भी करके, या फिर क्या नाम है, पीर फकीरों का ये जो इनका इस्तेमाल करके जिस तरीके से इस्लाम का प्रचार प्रसार किया ज़बरदस्त लेवल पर, नतीजा उसका ये रहा, एक सेक्शन खड़ा कर दिया। आज भी इंडिया के ऊपर माने या ना माने, धर्म के नाम पर इस्लाम का, मतलब इस्लाम के नाम पर सऊदी अरेबिया का एक दबदबा ऐसा है कि एक सेक्शन ऐसा है, उसको धर्म के नाम पर भड़काकर हिंदुस्तान के हिस्से में हिंदुस्तान के 2 सेक्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं। सही है गलत है बात की बात है। एक पढ़ा लिखा मुसलमान ईमानदारी से ये कह दे कि तस्लीम रहमानी ने जो कहा था वो ठीक था, और अगर वो ये कह रहा है तो भैया फिर 4 सवाल मैं भी पूछूंगा। जैसा कि यकीन मानिए, तस्लीम रहमानी ने, भाई आप किसी की मां को गाली बक रहे हो तो सामने वाले के पास उतनी अथॉरिटी है कि वो भी आपकी मां को गाली बकेगा। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि तुम तो उसकी मां को तो पता नहीं क्या क्या कह दो और वो तुम्हारी मां के बारे में जरा सी चूंकि आवाज निकाले तो अब तुम मारने को तैयार हो जाओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये जो सिचुएशन है ना, ये खतरनाक होती है। लेकिन ये
असलियत में ऐसी हो पा रही है क्योंकि एक बड़ा सेक्शन जो डिवाइडेड लॉयल्टी वाला क्रिएट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बाहर के देशों से कंट्रोल हो रहा है। सोच कर देखो, अब यहां किसी भी देश को अंदर से कमजोर किया जा सकता है, बाहर की तो बात की बात है, वो देश अंदर से ही कमजोर हो जाएगा। चाइना यही गेम खेलना शुरू कर चुका था दुनिया के दूसरे देशों में, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था, बुद्धिस्ट कंट्रीज के मामले में उसे ऐसा लग रहा था कि भाई असलियत में जो मिडिल ईस्ट, ये जो साउथ ईस्ट है, यहां पर इंडिया कभी, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तिब्बत के मामले में जैसे, वहां कभी ना कभी अपना दावा ठोक सकता है बुद्धिज्म के नाम पर। तो चाइना ने क्या करना शुरू किया, चाइना ने बुद्धिज्म के नाम पर झूठ फैलाना शुरू किया कि बुद्धिज्म जो है वो इंडिया में नहीं पनपा बल्कि चाइना में पनपा है, और पूरी दुनिया के अंदर एक कल्चरल कन्क्वेस्ट को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, ताकि इनके ऊपर जो मार्केट के नाम पर जो कब्जा कर लिया गया है, चाइना ने इस मिडल ईस्ट के देशों में मार्केट के नाम, ये जो साउथ ईस्ट एशिया के देशों में मार्केट के नाम पर जो कब्जा कर लिया है, जापान कोरिया के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट और दूसरे नाम पे कब्जा कर लिया गया है। इंडिया कहीं इस चीज को कल्चर और रिलीजन के नाम पे कैश ना कर जाए। आज तक ये एक समस्या रही है, इंडिया ने कभी भी इस रिलीजन को, जिस तरीके से पाकिस्तान ने, सऊदी अरेबिया ने, सारे इस्लामिक कंट्रीज ने, इवन क्रिश्चियन कंट्रीज ने धर्म को इस्तेमाल किया, इंडिया ने कभी धर्म को इस्तेमाल करने की सोची ही नहीं, धर्म को एज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी बनाने की सोची ही नहीं। कल्चर के नाम पर, संस्कृति के नाम पर लोगों से जुड़ने की सोची ही नहीं। नतीजा उसका यह रहा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक बेसिक पार्ट हमेशा कमजोर रहा, बहुत जबरदस्त लेवल पर कमजोर रहा दोस्तों। अब क्योंकि ये बेसिक पार्ट कमजोर रहा था, इसी वजह से कहीं ना कहीं आप चाइना से कई मामलों में पिछड़ रहे थे। इसी वजह से अगर आप देखो ना यार, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन यहां तो वो डार्क पॉपुलेशन है, वहां तो 100% के करीब पॉपुलेशन है। उसके बाद ये जो गुलाबी वाला भी है, यहाँ पर भी अच्छी खासी, क्या नाम है, 30, 40, 50% के करीब पॉपुलेशन है। अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पर। अमेरिका तक के देशों के अंदर अगर पॉपुलेशन प्रेजेंट है, तो बुद्धिस्टों को अपने साथ कनेक्ट करने में देर कैसी यार। ये चीज मोदी जी को समझ में आ गई 2015 के बाद, क्योंकि चाइना ने जैसे ही यूज करना शुरू किया मामला, किस चीज का, चाइना ने सीधे सीधे मामले को यूज करना शुरू किया बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट कन्क्वेस्ट के नाम पर। जैसे ही चाइना ने बुद्धिज्म को क्लेम करना शुरू किया, मोदी जी के समझ में आ गई कि भाई ये मामला खत्म है, खतरनाक है, और जबरदस्त लेवल वाला खतरनाक है। क्योंकि अगर बुद्धिज्म को चाइना क्लेम कर जाता है, जबकि बुद्धिज्म इंडिया में पनपा, वो तो गौतम बुद्ध का जन्म भले ही नेपाल के अंदर हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी सारा का सारा जो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म है, वो तो इस बुद्धिज्म का जो फैलाव है वो सारा इंडिया में हुआ है। नतीजा उसका ये कि इंडिया जो है वो बुद्धिस्ट के नाम पर आगे बढ़े, उस चीज़ को कल्चर के मामले में आगे बढ़े, रिलीजन के मामले में आगे बढ़े, और जितने भी ये कल्चरल कंट्री, मतलब जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है, बुद्धिज्म बुद्धिस्ट कंट्रीज को अपने साथ जोड़े, ताकि फॉरेन पॉलिसी में एक धार पैदा हो। जो वैक्यूम जिसे चाइना भरने की कोशिश कर रहा है, उसे इंडिया भरे। उसका फायदा ये होगा दोस्तों कि जब भी इंडिया इस लेवल पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, या जब भी चाइना इंडिया को काउंटर करने की कोशिश करेगा, इंडिया के साथ एक और फैक्टर, कल्चर, बच्चों कल्चरल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा कर देख लीजिए, धर्म और संस्कृति का जो फैक्टर है वो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा कर देख सकते हैं कि फिलिस्तीन के एक बंदे का नाम इंडिया के अंदर कोई नहीं जानता होगा, लेकिन जैसे फिलिस्तीन में कुछ हो जाता है, इंडिया में मुसलमानों के प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। ये क्या है? कल्चर, रिलीजन, कनेक्टिविटी। अब श्रीलंका के अंदर इंडिया काम क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इंडिया ने श्रीलंका को कभी धर्म और संस्कृति के नाम पर कनेक्ट करने की कोशिश ही नहीं करी। आम जनता को जरा सी बात पे भड़का दिया जाता है। मैं इसी से बड़ा खुश हूं इस मामले में। नेपाल को भी अगर आप देखोगे तो नेपाल में पहली बार हिंदू राष्ट्र की राजनीति, जो खासकर मदेशियों में सही हिंदू राष्ट्र की राजनीति या हिंदुत्व की राजनीति जो है वो जिस तरीके से बढ़ रही है, वो इसी चीज़ का एक असर है कि भैया रिलीजन के नाम पे हम सबको एक करना पड़ेगा। क्योंकि ओआईसी कंट्रीज ने जिस तरीके से इस्लाम के नाम पर सबको एक किया हुआ है, और क्रिश्चियन कंट्रीज ने जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी के नाम पर एक किया हुआ है, तो इंडिया के अंदर जितने भी धर्म पत्ते हैं, और कम से कम हम उन सब धर्मों के लोगों को तो एक साथ लाकर उस धर्म की राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं।
क्योंकि रिलीजियस पॉलिटिक्स, कल्चरल पॉलिटिक्स हैज बिकम द पार्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स इन नाउअडेज। ये रियलिटी है। तो मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक इस मामले में नजर आ रहा है। अगर ये कामयाब हो जाता है तो चाइना को काफी ज्यादा समस्या होने वाली है इंडिया के इस मूव से। अगले 10 साल में, हालांकि ये पॉलिसी पहली बार हुआ है तो अगले 10 साल में इसका रिजल्ट नजर आएगा कि क्या है, लेकिन जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। तब हम इस चीज़ का दोबारा से एक एनालिसिस करेंगे कि क्या फॉरेन पॉलिसी में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इसके ऊपर आईआर, जो हमारा पेपर नंबर 2 है, यूपीएससी का पेपर नंबर 2 है, उसमें आईआर के ऊपर इस ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि नाउ रिलीजन हैज बिकम द इंटीग्रल पार्ट और इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फॉरेन पॉलिसी और जियो पॉलिटिक्स एंड इंडिया इज मूविंग ऑन द सेम पाथ। तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं कोई भी डिस्कशन। तो दोस्तों ये एक टॉपिक हुआ, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।